हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम बजट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए सेशन को छोटा रखा जाता है एंड लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन आर डिस्कस्ड, ताकि पूरी अंडरस्टैंडिंग रहे हमें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301, विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स आर प्रेजेंटेड as part of budget presentation in the parliament? तो budget is presented in the parliament under article 112 as annual financial statement. So which of the following are part of budget presentation, यानी कि ये कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें प्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है तो budgeted receipts and expenses for the next financial year. दिस इज करेक्ट है, यानी कि 2022-23 के लिए यदि बजट आया है तो वो 2022-23 के लिए 22-23 का है, तो यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के है वो उसमें बता रहे हैं हम। बजटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंसेस बता रहे हैं, दिस इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है बजटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंसेस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, जो अभी चल रहा है उसका भी होगा, दिस इज आल्सो करेक्ट। इसमें हम 3 साल का डेटा बताते हैं। इसमें कहते हैं रिवाइज्ड रिसिप्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज रिवाइज्ड रिसिप्ट एंड एक्सपेंसेस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो इसका भी हम बताते हैं, दिस इज आल्सो करेक्ट। एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ द लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर में एक्सपेंडिचर हो चुका है या इनकम है जितनी आनी है वो आ चुकी है, तो उसमें हम एक्चुअल रिसिप्ट है वो हमें पता चल चुका है, तो हम वो इसमें प्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट बजट पेश करवाता है, बिकॉज सारे गवर्नमेंट के डिसीजन है वो प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट इसमें करवाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर इज डी फॉर दिल्ली। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। तो डॉक्यूमेंट्स जो प्रेजेंट किए जाते हैं ना वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, डिमांड फॉर ग्रांट्स ये भी बजट के दौरान पेश की जाती है, फाइनेंशियल बिल तो लाता ही है, देन एप्रोप्रिएशन बिल आता है जिससे हम कोई भी पैसा निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वो एप्रोप्रिएशन बिल के बिना नहीं निकाल सकते, हम सबको पता है। तो फाइनेंस बिल है, गवर्नमेंट का फाइनेंस कहाँ से आ रहा है उसमें हो गए। फिर कुछ एक स्टेटमेंट्स हैं जो FRBM एक्ट 2003 के अंदर मैंडेटरी हैं, उनको निकाल, ये स्टेटमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिलीज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है, देन मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट, ये भी रिलीज करना पड़ता है गवर्नमेंट को। देन एक्सपेंडिचर बजट तो होता ही है, एक्सपेंडिचर होता है, रिसिप्ट बजट भी होता है, एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसिप्ट बजट भी होता है। इसमें एक मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग प्रोविजन ऑफ फाइनेंस बिल, ये भी गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है। आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, इसके अंदर क्या होता है, आउटपुट बजट बताया जाता है। आउटपुट बजट के अंदर कोई भी पैसा दिया जाता है तो उसको आउटले बोला जाता है। आउटले यानी कि मान लेते हैं अमजी नरेगा को 50,000 करोड़ रुपए दिए गए, तो वो क्या है, अमजी नरेगा के लिए आउटले है। जब अमजी नरेगा से कोई भी मान लेते हैं जोहड़ बन गया, तालाब बन गया, उससे कोई भी एसेट क्रिएट हुआ है, वो क्या हो जाएगा, उसका आउटकम हो जाएगा। ठीक, तो की फीचर्स ऑफ द बजट इसमें लिखे जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बजट अनाउंसमेंट्स ड्यूरिंग 2020-21, ये सारी बातें हैं वो सारा पार्लियामेंट जो ईयर वाला होता है उसमें गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट के अंदर पेश करती है सारी की सारी बातें। तो ये आपको पता होना चाहिए, इनमें से पूछा जा सकता है, इनमें से कोई भी ऑप्शन में दिया जा सकता है कि गवर्नमेंट ये चीज़ें पेश करती है। तो बजट प्रोसेस क्या होता है, यूनियन बजट सबसे पहले प्रेजेंट करता है, प्रेसिडेंट पेश कराता है, गवर्नमेंट बनाती है, प्रेसिडेंट इसको पेश कराता है, देन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट तो ये फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं। जनरल डिस्कशन ऑन यूनियन बजट होता है इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में होता है। ठीक है, फिर वहाँ पे जनरल डिस्कशन होता है, उसके बाद में हाउस अर्जेंट कर दिए जाते हैं। अर्जेंट कौन करेगा ये बताइए आप, प्रेसिडेंट करता है या स्पीकर करता है ये बताइएगा आप। फोर इसको हाउस को फिर अर्जेंट कर दिए जाते हैं, फिर स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है जिससे वो डिमांड फॉर गारंट्स हैं हर एक मिनिस्ट्री की, एक लगभग एक डिमांड फॉर ग्रांट होती है, इन जनरल 2 भी हो सकती हैं,
वो पेश की जाती है। यहाँ पे वो जनरल यूनियन टेरिटरी की भी डिमांड फॉर ग्रांट होती है, वो भी पेश की जाती है। तो यूनियन टेरिटरी जिसका लेजिस्लेचर नहीं है, जैसे कि लद्दाख हो गया अभी, तो उसका जो बजट है वो भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पेश करती है। वहाँ पे उसकी डिमांड फॉर ग्रांट्स, जैसे कि हर एक मिनिस्ट्री की अलग से डिमांड ऑफ ग्रांट्स होती है, उसी तरह से उसको पेश किया जाता है। डिटेल डिस्कशन ऑन वोटिंग ऑन सर्टेन मिनिस्ट्री एंड डिमांड फॉर द लोकसभा, डिमांड फॉर ग्रांट इन डिटेल डिस्कशन होता है लोकसभा में। फिर ये डिमांड फॉर ग्रांट्स जाती है किसके पास, राज्यसभा में। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन दी डिमांड फॉर ग्रांट पे राज्यसभा वोट नहीं करती है, तो डिस्कस कर सकती है। दैन फिर अप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है पैसे निकालने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 के आर्टिकल के अंदर है। दैन फाइनेंस बिल पास किया जाता है जो कि रेज करता है टैक्सेशन मैटर वगैरह वगैरह। ठीक, तो बजट के दो कंपोनेंट होते हैं। बजट में क्या है, एक तो पैसा कहाँ से आ रहा है, कमाई कहाँ से हो रही है, हमें पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। दूसरा है पैसा हम किधर खर्च करेंगे, फिर हमारे पास पैसा आ गया तो उसमें खर्च कहाँ से करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा घर का बजट होता है वैसे ही होता है, ठीक है। इसमें रिसिप्ट होता है जहाँ से, जिसकी गवर्नमेंट की क्या है, रिसिप्ट में इनकम कहाँ से हो रही है गवर्नमेंट को। एंड एक्सपेंडिचर होता है वो क्या है, दैन एक्सपेंडिचर इज स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट, स्पेंडिंग बोल दो इसको, ठीक है। तो ये बजट रिसिप्ट बोलते हैं इसको, बजट रिसिप्ट, और ये हो जाएगा बजट एक्सपेंडिचर। फिर तो बजट रिसिप्ट क्या, दो पार्ट होते हैं, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट हो सकता है बजट रिसिप्ट में एक रेवेन्यू रिसिप्ट आता है, दूसरा का आता है कैपिटल रिसिप्ट होता है, ठीक। एंड इसी तरह से क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के भी दो पार्ट हो सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो इधर रिसिप्ट में देखोगे, यानी कि रिसिप्ट में जो कमाई हो रही है तो वो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। वो किससे हो सकती है, टैक्स रिसिप्ट से हो सकती है कमाई, या फिर नॉन टैक्स सोर्सेज से हो सकती है। तो टैक्स में कौन कौन से आ जाएंगे, फिर डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है वो मोर देन इज इनडायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा है, हमारा डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है वो इनडायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा है अभी। तो टैक्स रिसिप्ट हो गए, डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे ज़्यादा हम टैक्स कहाँ से कलेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स है जीएसटी है सबसे ज़्यादा, फिर इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स, फिर उसके बाद में है कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये इसका रेशियो था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आगे भी देखेंगे हम। फिर नॉन टैक्स रिसिप्ट है, कुछ नॉन टैक्स रिसिप्ट भी होते हैं। फिर उसके बाद में कैपिटल रिसिप्ट में कौन से आ जाएंगे, कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा रिकवरी फ्रॉम लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, ये सारा क्या है, कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होगा। फिर एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर, बजट एक्सपेंडिचर को हमने फिर देखा कि दो भागों में डिवाइड किया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ग्रांट इन एड आती है, इंटरेस्ट पेमेंट आती है। तो रेवेन्यू वाला होता है ना, रेवेन्यू वाला वो रिकरिंग होता है, यानी कि बार बार होता है वो रिकरिंग एक्सपेंडिचर। इसमें जो एक्सपेंडिचर है ये बार बार होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, इज रिकरिंग एक्सपेंडिचर। जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट है तो हमें बार बार पे करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट लोन दे दिया तो लोन पे इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा बार बार, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड दिस इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें हम कोई एसेट बना सकते हैं, एसेट है, या फिर कुछ और भी कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा वो। तो ये सारी हमारी बातें थी इससे रिगार्डिंग किसके, इससे, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इट इज अमाउंट स्पेंड ऑन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज, फिर हमने क्या देखा, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होगी, रेवेन्यू रिसिप्ट इज नाइदर क्रिएटिंग लायबिलिटी, ये ना तो लायबिलिटी क्रिएट करती है, नो लायबिलिटी क्रिएटिंग, ना तो लायबिलिटी क्रिएट करती है और ना ही कोई एसेट कम करती है, ना ही एसेट है वो हमारा कम करेगी, ये कुछ नहीं करेगी ऐसा, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट में जैसे कि हमारा टैक्स रिसिप्ट है तो उसमें क्या है, लायबिलिटी थोड़ी इंक्रीज हो रही है हमारी, तो ये ना तो लायबिलिटी क्रिएट करेगी ना ही एसेट है। तो ये आपको इसका पता होना चाहिए, इट इज नाइदर लायबिलिटी क्रिएटिंग नॉर रिड्यूसिंग एसेट, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू फिर एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है, अमाउंट स्पेंड ऑन, इट इज द अमाउंट स्पेंड ऑन डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट।
डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट पे जो अमाउंट खर्च की जाती है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। एंड इट इज़ रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग है यानी कि जैसे कि गवर्नमेंट को सैलरी देनी है वो तो देनी ही पड़ेगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, पेंशन देनी है, वो सब क्या है, रेकरिंग है। तो वो सारा का सारा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। और गवर्नमेंट कोई भी सिटीजन्स को सर्विस दे रही है, जैसे कि मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे दे, तो वो क्या है, रेकरिंग हो जाएगा। दैट इज अगेन पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये समझ आना बहुत ज़रूरी है सब कुछ। कैपिटल रिसिप्ट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट में जो डेफिनेशन है वो यही है कि इसमें क्या क्या आ सकते हैं, लोन फॉर पब्लिक, तो लोन आ सकता है, रिकवरी ऑफ लोन आ सकता है, कैपिटल रिसिप्ट देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें रिकवरी ऑफ लोन आ सकता है। दैन डिसइन्वेस्टमेंट है, बोरोइंग है, बोरोइंग हम कहाँ से कर सकते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट से कर सकते हैं, हमारी आरबीआई से बोरिंग होगी, वो भी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा आएगी। तो आरबीआई से हैं, पब्लिक से हैं, जहाँ से भी हम बोरिंग कर रहे हैं, उधार पैसा ले रहे हैं, वो सब कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा माना जाएगा। देन फिर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हम या तो एसेट क्रिएट कर रहे हैं, या तो एसेट क्रिएशन पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, या फिर हम यहाँ से कोई मशीनरी खरीद रहे हैं, या फिर हम हेल्थ पे पैसा लगा रहे हैं, एजुकेशन पे पैसा लगा रहे हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पे जो पैसा लगा रहे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का हम हिस्सा मानते हैं। ये आपको होपफुली समझ आ गया होगा। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो नॉन रेकरिंग होगा, नॉन रेकरिंग, और रेवेन्यू वाला है वो क्या है, रेकरिंग होता है। तो इसी तरह से रेवेन्यू रिसिप्ट में देखोगे तो क्या है, यहाँ से हमें नॉन टैक्स रिसिप्ट में क्या है जो मिलेगा, डिवाइडेंड मिलेगा, डिवाइडेंड मिलता है ना पीएसयू से, जो डिवाइडेंड है वो क्या है, रेकरिंग है, हर साल मिलेगा। प्रॉफिट डिक्लेयर करेगी पीएसयू तो वो किसका हिस्सा आएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट होगा। ठीक, इसको आगे देखते हैं। ठीक, तो ये जो अकाउंट हो गए गवर्नमेंट के, रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो ये डाटा है वो बजट 2021-22 का है, 2022-23 का नहीं है। तो इसमें जो डेटा दिया गया है वो याद नहीं करना है, परंतु जो हम अप्रॉक्सीमेटली जो एनालिसिस करेंगे वो सब याद रखना है। ठीक है, तो इसमें देखो एक रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू रिसिप्ट लगभग हमारा 20 लाख करोड़ है, दैट इज 8.8% ऑफ जीडीपी है। ये डेटा पिछले साल का है, 2021-22 का है। और इसके कंपेयर में ये देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 20 लाख करोड़ का है, ये 31 लाख करोड़ का है। तो इसमें क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट हमारा है, रेवेन्यू जो रिसिप्ट है वो हमारा लेस होता है देन एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा खर्च हो रहा है, जो खर्चा हो रहा है रेवेन्यू पे वो हमारा इससे कम है। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट। इसमें देखोगे कैपिटल रिसिप्ट में कितना है, लगभग ये 7.3% ऑफ जीडीपी है, ये 2.5% ऑफ जीडीपी है। तो कैपिटल रिसिप्ट इज मोर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट इज मोर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि इसके 3 गुना के करीब है लगभग। और यहाँ से देखो ये रेवेन्यू रिसिप्ट, ये कैपिटल रिसिप्ट है 17 लाख करोड़ का है और ये 20 लाख करोड़ के करीब है। तो यहाँ से रेवेन्यू रिसिप्ट इज मोर देन कैपिटल रिसिप्ट से ज़्यादा है, ये भी है। दूसरा है रेवेन्यू रिसिप्ट, ये वो है इससे कम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 1/5 के करीब है लगभग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, कैपिटल एक्सपेंडिचर के। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का 1/5 है ये। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि हम कैपिटल पे एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे को पता होना चाहिए, तो रफ आइडिया है, डेटा याद नहीं करना है इसमें लगभग। तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है, इसमें देखोगे फिर रेवेन्यू में आ जाओगे, फिर रेवेन्यू रिसिप्ट में बात कर रहे हैं। अभी हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट में हमने देखा टैक्स रिसिप्ट है, नॉन टैक्स रिसिप्ट है। टैक्स रिसिप्ट में कौन सा हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स हमने देखा कि मोर है रेदर देन, डायरेक्ट टैक्स आर मोर देन इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में हमने फिर देखा जीएसटी इज मोर देन, इनकम टैक्स इज मोर देन कॉर्पोरेट टैक्स। तो ठीक है, तो जीएसटी ये उल्टा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इनकम टैक्स ज़्यादा है, फिर यहाँ पे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है।
देन यूनियन एक्साइज ड्यूटी आती है, फिर कस्टम ड्यूटी आती है। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे दी जाती है, कस्टम ड्यूटी बाहर से कुछ मंगवाते हैं तो कस्टम पे करना होता है। और जीएसटी में क्या इंक्लूड करते हैं हम, जीएसटी में सेंट्रल जीएसटी है, देन आईजीएसटी है और यूनियन टेरिटरी वाला जीएसटी है। देन कॉर्पोरेट टैक्स इज लेस देन, कॉर्पोरेट टैक्स है वो कम हो गया है अभी इस वाले में, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इज लेस देन इनकम टैक्स, ठीक है। 24 में बजट हुआ है। तो यहाँ से हमें नेट टैक्स रेवेन्यू आता है, वो कितना आता है, ग्रोस टैक्स रेवेन्यू माइनस स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस प्लस ट्रांसफर ऑफ एनडीआरएफ। तो यहाँ से देखेगा तो ये क्या हो जाएगा, नेट टैक्स रेवेन्यू इज इक्वल टू ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू माइनस में स्टेट शेयर माइनस ट्रांसफर टू एनडीआरएफ। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड को भी ट्रांसफर करना पड़ता है ना पैसा। तो नेट टैक्स रेवेन्यू हमारा क्या होता है, वो किसके बराबर होता है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू माइनस स्टेट का शेयर माइनस में ट्रांसफर टू एनडीआरएफ। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आ जाएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू इंक्लूड जिसपे ऐसा रेवेन्यू जिसपे हमें टैक्स लगाने की जरूरत नहीं हो, जैसे कि इंटरेस्ट है, जिस हमने लोन दिया है तो उस पर हमारे को इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसिप्ट है पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। डिविडेंड एंड प्रॉफिट, यानी कि डिविडेंड एंड प्रॉफिट ऑफ पीएसयू है, यानी कि ये क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, रैकरिंग होता है नेचर। तो रैकरिंग वाला क्या है, डिविडेंड हर साल मिलता है, प्रॉफिट भी हर साल मिलेगा पीएसयू से, तो ये रैकरिंग हो जाएगा। यूजर चार्ज बार सर्विस करो तो ये भी रैकरिंग हो जाएगा। एक्सटर्नल ग्रांट असिस्टेंट हमें मिल रही है तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट मानते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट का हिस्सा माना जाएगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ यूनियन टेरिटरी भी है, वो भी इसका हिस्सा माना जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसका एक एक पॉइंट जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पे आ रहा है, ये पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। तो ये इसमें ये लिस्ट में सारा पता होना चाहिए इसमें। दैन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कौन कौन सा हिस्सा हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन कौन सा आ जाएगी, फिर इंटरेस्ट पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट इज हाईएस्ट इसमें है। दैन मेजर सब्सिडी है, हम कौन से सबसे ज़्यादा सब्सिडी देते हैं, फूड सब्सिडी सबसे ज़्यादा है, फिर पेट्रोलियम सब्सिडी, फिर फर्टिलाइजर सब्सिडी है, फूड सब्सिडी सबसे ज़्यादा देते हैं, फिर फर्टिलाइजर देते हैं, उसके बाद में क्या है, पेट्रोलियम सब्सिडी देते हैं, केरोसिन सब्सिडी खत्म कर दी गई, ये सब हम देख चुके हैं। तो ये रेवेन्यू हम देख रहे थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का देख रहे थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा है, इंटरेस्ट पेमेंट हिस्सा है इसका, मेजर सब्सिडी है, सैलरी एंड पेंशन है, दैट इज अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा ना, सैलरी एंड पेंशन दी जा रही है तो वो रैकरिंग होगी, बार बार होगी, सैलरी एंड पेंशन देनी पड़ेगी। डिफेंस एक्सपेंडिचर भी हमारा बार बार हो रहा है। तो ग्रांट टू स्टेट है, वो क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट है, वो हमारा इसमें इसका हिस्सा रखा जाता है रेवेन्यू अकाउंट में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रांट्स फॉर स्टेट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट है, वो रेवेन्यू अकाउंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट की जाती है सेंट्रल बजट में, ग्रांट्स टू स्टेट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है। अभी कैपिटल अकाउंट में और क्या क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में फिर अगेन दो भागों में हमने देखा कि कैपिटल में इसको अकाउंट में कैपिटल रिसिप्ट हो गया, ये यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट है, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें हम इसको उड़ा देते हैं, दोबारा देखते हैं। तो ये हमारा कैपिटल रिसिप्ट है, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा डेब्ट रिसिप्ट है, डेब्ट रिसिप्ट यानी कि जो बोरोइंग है, जो हम पे लोन क्रिएट कर, जो हमारे पे लाइबिलिटी क्रिएट कर दे, वो क्या हो जाएगी, बोरोइंग्स है, लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है तो डेब्ट रिसिप्ट का पार्ट होगी। नॉन डेब्ट रिसिप्ट है, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट से आ रहा है जो पैसा है, उसमें हमारे पे कोई लाइबिलिटी नहीं होगी पीएसयू से। तो पीएसयू का जो डिसइन्वेस्टमेंट से प्रोसीड आ रहा है वो रेकरिंग तो नहीं होगा, एक बार में ही हम बेच देंगे तो वो क्या होगा, इसका पार्ट हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होगा। और यहाँ से जो डिविडेंड एंड प्रॉफिट आ रहा था पीएसयू का, वो हम देख रहे हैं कि वो रेवेन्यू रिसिप्ट का हिस्सा है। और इसका जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, जो एक ही बार कर पाएंगे किसी का डिसइन्वेस्टमेंट, तो वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा माना जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट का। सेकंड है वो रिकवरी फ्रॉम लोन एंड एडवांसेस है, जो हमने लोन पहले दे रखे हैं उससे कोई रिकवरी हो रही है, तो वो भी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा माना जाएगा। फिर कैपिटल अकाउंट में हमने और देखा है कि कैपिटल में क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐसा एक्सपेंडिचर होगा जो एसेट क्रिएशन करने के लिए यूज किया जाएगा, जिससे हम एसेट बना रहे हैं या फिर लोन एंड एडवांसेस दे रहे हैं, वो भी क्या है इसमें
दे रहे हैं, ये एक्सपेंडिचर है यानी कि खर्चा है, और ये कैपिटल रिसिप्ट है यानी कि ये जो है वो कमाई है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ से देख ली है, ठीक। तो बजट को हमने फिर देखा, दो भागों में डिवाइड किया, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट कौन सा होता है? रेवेन्यू बजट डील्स विद द गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट आर द रिसिप्ट विच नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन ऑफ एसेट। तो इससे क्या है, ना ही हमारे पे रेवेन्यू रिसिप्ट से कोई लायबिलिटी आती है, ना ही हमारे एसेट कम होते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में कौन कौन सा हो जाएगा, फिर हमने देख लिया टैक्सेस है, टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस वाला है। अदर ड्यूटीज डेबिट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो बार बार आता है, जिससे बार बार मिलता है कंपनी से, डिसइन्वेस्ट वाला इसमें नहीं है। देन फी एंड चार्जेस ये बार बार देनी पड़ेगी, तो इसका ये रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट होगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड अपॉन डे टू डे फंक्शनिंग। तो ये डेफिनेशन याद होना बहुत जरूरी है। इट इज द अमाउंट स्पेंड ऑन डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑन वेरियस सर्विसेज ऑफर्ड टू दी सिटीजन्स। यानी कि जैसे कि सैलरी दी जा रही है तो वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा होगी। रेवेन्यू वाला रेकरिंग हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हमारा जो पैसा कमाई है वो कहाँ से हो रही है, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का पैसा है वो आ रहा है बोरोइंग से आ रहा है, उधार लेके आ रहा है 35%, बोरोइंग अंडर द लायबिलिटी 35% है। फिर उसके बाद में है जीएसटी है 16%, फिर इसके बाद में इनकम टैक्स है, फिर कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। ये जो है ये आप याद रखो कि बोरोइंग के बाद जीएसटी के बाद इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के बाद में कॉर्पोरेट टैक्स है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले साल अलग था, इस साल अलग है। तो इनकम टैक्स है, ये मैंने देख लिया है, चेक कर लिया है, इनकम टैक्स ज़्यादा है कॉर्पोरेट टैक्स से। तो उसके बाद में कॉर्पोरेट टैक्स से बाद में क्या है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी है। एक्साइज ड्यूटी के बाद में फिर कस्टम है। एक्साइज ड्यूटी इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है, और कस्टम है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है, ठीक है। उसके बाद में नेट नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है, 5% है हमारा। नॉन टैक्स रेवेन्यू इज ओनली 5%। नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट इज ओनली 2%, ठीक है। तो ये हमारा पैसा यहाँ से आएगा। तो अब हमारा जो टैक्स रिसिप्ट है उसमें ट्रेंड देखते हैं, तो ये देखोगे तो परसेंटेज, ये ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट है, जीटीआर जो हमने देखा था, जीटीआर इज लगभग 10.7% है। इसमें ये देखोगे तो यहाँ से 5 साल में तो हम ऐसा कोई नहीं कह रहे कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये साइन सा करो बन रहा है, साइन का जैसे करो होता है। तो इसमें ये तो नहीं बोल सकते कि ये 5 साल में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, परंतु ये लगभग इतना याद रखते हैं कि ये 10.7% ऑफ जीडीपी के करीब लगभग 10% है वो टैक्स रिसिप्ट हमारा है। जिसमें से क्या है, ये देखो ऊपर में क्या है, डायरेक्ट टैक्स है वो 5.5% है, डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है वो 5.2% है, 5.2%। तो डायरेक्ट टैक्स आर मोर देन इनडायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स इज मोर देन इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। बट जीएसटी इज मोर देन इनकम टैक्स इज मोर देन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स या फिर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स भी बोलते हैं उसको। इट इज मोर देन एक्साइज ड्यूटी इज मोर देन कस्टम ड्यूटी, ठीक है। ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। फिर कैपिटल बजट में हमने देखा, कैपिटल बजट कौन सा होता है, कैपिटल बजट टेल्स अबाउट द कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल रिसिप्ट टेक्स इनटू अकाउंट द लॉन्स फ्रॉम द पब्लिक, फॉरेन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक। जो आरबीआई से लोन ले रहे हैं हम, वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा हो जाएगा, जो हम एक्सपेंडिचर लगा रहे हैं एसेट क्रिएशन करने पे या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करने पे, वो हमारा हिस्सा हो जाएगा इसका एसेट क्रिएशन पे, ठीक है। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा। तो रुपया जाता कहाँ है, हमारा एक्सपेंडिचर कहाँ पे हो रहा है। एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा है वो देखोगे तो वो कहाँ पे हो रहा है, देखो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है 20%। इंटरेस्ट पेमेंट में 20% हमारा पैसा जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट। फिर उसके बाद में किसका है, देखो 20% के बाद 17% है, किसका 17% है, स्टेट शेयर। उसके बाद में स्टेट शेयर एंड टैक्सेस का हिस्सा है, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस। तीसरे नंबर पे कौन है, 15% वाला हो जाएगा, 15% वाला सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेक्टर स्कीम है, ठीक है। बाकी और आप देख सकते हो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है वो ज़्यादा खर्चा होता है उस पर, उसके सेंट्रल स्पॉन्सर पे 9% के करीब है जीडीपी का, सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे 15% का है, यानी कि जो सेंटर की खुद की स्कीम्स है।
फिर डिफेंस में हम 8% ऑफ जीडीपी के करीब खर्च कर रहे हैं, सब्सिडी पे भी 8% ऑफ जीडीपी के लगभग बराबर ही है, पेंशन पे 4% के करीब है, एंड देन फाइनेंस कमीशन के जो ग्रांट्स है वो 10% है। फाइनेंस कमीशन ने कितना डिवोल्यूशन के बारे में बात करी है, 41% वर्टिकल डिवोल्यूशन के बारे में बात की है, बहुत सारे इसने वो फैक्टर्स काउंट में लिए, वो सब बातें आगे देखेंगे हम। तो हमने देख लिया कि रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट के दो पार्ट होते हैं बजट के। रेवेन्यू रिसिप्ट में कौन सा आ जाएगा, नॉन रिडीमेबल रिसिप्ट हो जाएगा, नॉन जिसको रिडीमेबल रिसिप्ट हो जाएगा, और कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा कौन सा हो जाएगा, बजट रिसिप्ट विच क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूसेस द एसेट आर पार्ट ऑफ कैपिटल बजट। कैपिटल रिसिप्ट कौन से हो जाएंगे, जो लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को कम कर रहे हैं, वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट हो जाएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट कौन से हो जाएंगे, नॉन रिडीमेबल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है दैन टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। तो इसमें हमने देख लिया जीएसटी इज मोर देन इनकम टैक्स इज मोर देन कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। दिस ये वाला सही है यहाँ पे। दैन इन डिक्लाइनिंग ऑर्डर ये आप नोट कर सकते हो। दैन नॉन टैक्स रेवेन्यू है, उसमें क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसिप्ट है, डिवाइडेंड है, प्रॉफिट है, पीएसयू है, पीएसयू से प्रॉफिट है, दैन यूजर चार्जेस है, एक्सटर्नल ग्रांट्स है, ये सब हम देख चुके हैं। दैन डेप्ट रिसिप्ट में कौन सा आ जाएगा, मार्केट बोरोइंग आ जाएगी। नॉन डेप्ट रिसिप्ट में कैपिटल वाले में आ जाएगा, ये कैपिटल वाले का हिस्सा है कैपिटल बजट का, तो इसमें ये डिसइन्वेस्टमेंट एंड रिकवरी ऑफ लोन ये सारा इसका हिस्सा आ जाएगी। तो ये सारे इसमें एग्जांपल आप नोट कर लोगे। रेवेन्यू बजट के भी, रेवेन्यू बजट क्या है, रिकरिंग होता है, कैपिटल बजट क्या है, नॉन रिकरिंग होता है, एसेट फॉर क्रिएशन के यूज़ करेगा, ये इसके लिए यूज़ करेगा। तो ये सारा बातें हम पढ़ चुके हैं, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 302 क्वेश्चन आप पढ़िए। सप्लीमेंट्री डिमांड इज प्रेजेंटेड बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच इट रिलेट्स फॉर एनी एडिशनल एक्सपेंडिचर। तो सप्लीमेंट्री डिमांड है वो प्रेजेंट की जाती है फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले ही, ये करेक्ट बात है। सप्लीमेंट्री डिमांड को फाइनेंशियल ईयर के शुरू से ही ख़त्म होने से पहले दिया जाता है। डिमांड, सेकंड स्टेटमेंट कहता है डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट्स, जितने भी एक्सेस ग्रांट्स हैं जिसमें लग जा रही है, खर्च हो जा रही है, वो एक बार खर्च होने के बाद में ही उनको अकाउंट किया जाता है। तो दे आर प्रेजेंटेड, डिमांड फॉर excess grant is presented once the expenditure has been done and the financial to which it relate has been passed। यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर है जिसके लिए ये खर्चा करना था वो पास हो चुका है। जैसे कि हम कोई पुल बना रहे थे तो उस पर क्या है, पहले बजट में कितना है उसका दिया गया, बजट में दिया गया 50 करोड़, उस पर खर्च हो गया, साल के एंड तक उसको 70 करोड़ रुपए खर्च हो गया, ठीक है। तो इसके बाद में इस पुल को बनाने में लग गया, मान लेते हैं 1.5 साल लग गया, तो उसके बाद में 1.5 साल बाद पूरा हुआ तो उस बजट का तो हिस्सा नहीं होगा ना ये, तो ये है वो अगले बजट का हिस्सा होगा। तो डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट इसमें ऐड कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें हो जाएगा। एंड सप्लीमेंट्री ग्रांट्स है, जैसे कि सप्लीमेंट्री डिमांड प्रेजेंट की जा रही है, जैसे कि किसी ऑफिसर के लिए, कोई डीसी के लिए मान लेते हैं कोई कार लेनी है और उसके लिए एलोकेटेड मनी कितना है, 2 लाख रुपये अलोकेट मनी किया गया है, परंतु कार लेंगे तो खर्च हो जाएगा 10 लाख रुपए का। तो इसके लिए क्या है, और पैसा चाहिए होगा तभी तो कार खरीद पाएंगे, तो इसके लिए हम क्या है, सप्लीमेंट्री डिमांड मांगते हैं। तभी मांगते हैं ना जब खर्चा नहीं हुआ है, उससे पहले ही सप्लीमेंट्री डिमांड मांग ली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा C फॉर कैलकाटा। तो ये आप पढ़ सकते हो, देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट, इट इफ द अमाउंट ऑथराइज्ड टू बी expended for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purpose of that year, or when a need has arisen during the current financial year for the supplementary or additional expenditure upon some new service, या फिर किसी नई सर्विस के लिए भी हो सकता है इसमें, या फिर उसी सर्विस के लिए भी हो सकता है। not contemplated, that is not contemplated in budget for that year, then the president causes to be laid down before the both the houses the statement, another statement which showing that estimated amount of the expenditure, which is called as supplementary demand for grants बोला जाएगा जिसको। एंड डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट है, ये हमने वैसे देख लिया है। इफ एनी मनी हैज टू बी स्पेंट ऑन दी सर्विसेज, देन ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट इन द पार्लियामेंट। बजट के रिगार्डिंग है, अगेन बजट इज अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है फाइनेंस बिल इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द वेरी फर्स्ट डे व्हेन द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट बजट इन द पार्लियामेंट। तो उसी दिन ही प्रेजेंट किया जाता है जब
शुरू कर देती है फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करना। दिस इज करेक्ट है। तो फाइनेंस बिल इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द बजट प्रेजेंटेशन। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है अप्रोप्रिएशन बिल है इज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द वोटिंग ऑन डिमांड फॉर गारंट इज अवर। तो ये खर्चा निकालने के लिए, खर्चा पैसा निकालने के लिए होता है, तो ये लास्ट में लाया जाता है। अप्रोप्रिएशन बिल इज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर दी, इससे पहले वोट ऑन क्रेडिट लाया जाता है। इज आफ्टर द वोटिंग ऑन डिमांड फॉर गारंट इज अवर। दिस इज करेक्ट है। तो इसका आंसर सी फॉर कलकत्ता है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने क्या देखा है, आर्टिकल 112 के अंदर आता है। तो एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर दिखाया जाता है। 2021-22 के लिए कोई बजट आ रहा है तो उसमें एस्टिमेट दिखाया जाएगा, 2020-21 के लिए भी दिखाया जाएगा, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो होता है 2019-22 के लिए वो भी इसमें दिखाया जाता है, यानी कि 3 ईयर्स का डेटा इसमें इंक्लूड किया जाता है। एंड इसमें जो है, जो पैसा है वो कंसोलिडेटेड अकाउंट वाला भी होता है, कॉन्टीजेंसी वाला भी होता है, और पब्लिक अकाउंट वाला भी होता है। इसमें तीनों से जो खर्चा होता है यहाँ पर पैसा का लेन देन होता है वो उसमें बजट में पेश किया जाता है। डिमांड फॉर गारंट्स है, उनको पेश किया जाता है आर्टिकल 113 के अंदर प्रवेश किया जाता है। डिमांड फॉर गारंट्स को हर एक मिनिस्ट्री की अलग अलग डिमांड फॉर गारंट्स होती है, ठीक है, और इसको प्रेजेंट किया जाता है। डिमांड फॉर गारंट्स आर प्रेजेंटेड टू लोकसभा में प्रेजेंट की जाती है अलॉन्ग विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरली वन डिमांड फॉर वन मिनिस्ट्री इज प्रेजेंटेड। यूनियन टेरिटरी की रिगार्डिंग देखोगे तो विदाउट लेजिस्लेचर वाली है, उनके लिए सेपरेट डिमांड प्रेजेंट की जाती है, जैसे कि मिनिस्ट्री के लिए डिमांड फॉर प्रेजेंट की जाती है। तो फाइनेंस बिल है वो आर्टिकल 110 के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। फाइनेंस बिल के अंदर बहुत सारी बातें होती है, वो आप देख लेना, ठीक है, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है सब कुछ। तो बजट प्रपोजल जो हमारा जो है इस काल का जो बजट है 2022-23 वाला, वो बजट किसके लिए है, अमृत काल के लिए बजट है। अमृत काल यानी कि नेक्टर पीरियड बोला गया है, नेक्टर पीरियड के लिए बजट बोला गया है। थीम आप देख लेना, अमृत काल के लिए बजट है, यानी कि आज़ादी के 75 साल से लेके 100 साल तक का जो ईयर्स टाइम होगा वो क्या है, अमृत काल बताया गया है। तो इसके 4 पिलर हैं बजट के। पीएम गति शक्ति है, पहला पिलर पीएम गति शक्ति है, यानी कि इसमें गति को बढ़ावा देगी। गति को क्या बढ़ावा देगी, गति शक्ति, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम है, रेल है, रोड है, सड़क है, एविएशन है, पोर्ट है, इसमें सब 6-7 इंक्लूड किए गए हैं। दूसरा इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट इज वन ऑफ द पिलर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देगी। आरबीआई की फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी है 2020 से 2025 है। थर्ड इसका जो पिलर है वो प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट से रिलेटेड है। एंड फोर्थ पिलर है वो फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो ये 4 पिलर हैं बजट के 2022-23 वाले के, वो आपको पता होने चाहिए। पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट एंड फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिमांड फॉर गारंट्स आर नॉट अप्रूव्ड इन वोट ऑन अकाउंट। डिमांड फॉर गारंट्स हैं वो अप्रूव नहीं की जाती हैं ऑन वोट ऑन अकाउंट। तो ये भी सही बात है, डिमांड फॉर गारंट्स को वोट एंड अकाउंट के साथ नहीं अप्रूव किया जाता है। सेकंड कहता है डिमांड फॉर गारंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज विदाउट असेंबली आर अप्रूव्ड एज ए पार्ट ऑफ यूनियन बजट। ये हम अभी देख चुके हैं, दिस इज करेक्ट। तो राज्यसभा, थर्ड स्टेटमेंट कहता है राज्यसभा डज नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर गारंट्स के लिए वो वोट नहीं कर सकती है, बट कैन डिस्कस, दिस इज आल्सो करेक्ट। तो राज्यसभा कैन डिस्कस दिस, परंतु वो वोट ऑन डिमांड फॉर गारंट्स है उसके लिए राज्यसभा वोट नहीं करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर है डी फॉर दिल्ली। इन नॉर्मल बजट डिमांड फॉर गारंट्स ऑफ एवरी मिनिस्ट्री इज डिस्कस्ड की जाती है और वोट की जाती है पार्लियामेंट के अंदर। इट कैन बी डिस्कस्ड इन राज्यसभा बट नो वोटिंग टेक place for demand for guarants in Rajya Sabha. Then appropriation bill is passed to extract the money out of consolidated fund of India। से पैसा निकालना है तो उसके लिए हमें appropriation bill लाना जरूरी है। वोट एंड अकाउंट होता है वो जनरली कुछ टाइम के लिए खर्चा दिया जाता है, उसमें 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक, जब तक बजट पास नहीं होता तब तक तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। फाइनेंशियल ईयर यानी कि 31 मार्च तक तो खत्म ही हो जाएगा बजट, उसके बाद वाला जो पैसा है वो चाहिए होगा, तो वो गवर्नमेंट है 2-3 महीने के लिए वो पैसा देती है, वो वोट ऑन अकाउंट पे दिया जाता है। यूनियन टेरिटरी है वो विदाउट वाली असेंबली है, वो हम देख चुके हैं, वो मिनिस्ट्री की तरह पास किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स आउटकम बजट। हमने देखा था कि आउटकम फ्रेमवर्क है, आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क प्रेजेंट किया जाता है, इसमें से कौन सा डिपार्टमेंट प्रेजेंट करता है, तो वो करता है भैया पब्लिक फाइनेंस डिवीजन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये आउटकम बजट प्रेजेंट करता है।
तो पब्लिक फाइनेंस डिवीजन इन कंसल्टेशन विद नीति आयोग, पब्लिक फाइनेंस डिवीजन है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ये नीति आयोग के साथ कंसल्ट करके आउटपुट आउटकम बजट लेके आते हैं। इसमें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, उनके लिए अलग अलग आउटकम्स पे चर्चा की जाती है, बताया जाता है उन पे। हमने देखा था कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च कर रही है रेदर दैन सेंट्रल जो है स्पॉन्सर स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग आउटकम बजट। तो हमने देखा था कि इट इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, तो पहले कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि नॉट प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर आगरा हो जाएगा, यही गलत है। तो इट इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, पब्लिक फाइनेंस डिवीजन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको प्रेजेंट करती है। तो इट मेजर्स, थर्ड स्टेटमेंट कहता है इट मेजर्स द डेवलपमेंट आउटकम्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम, तो आउटकम बजट में गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम्स है उनका आउटकम मेजर करती है, दिस इज करेक्ट है, ये सही बात है। तो इट हेल्प इन दिस आउटकम का पता चल गया तो उसमें है हमें गैप आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी, उससे क्या है फीडबैक मिलेगा, फीडबैक मिलेगा तो बेटर सर्विस डिलीवरी मिलेगी, दिस इज आल्सो करेक्ट। देन इट रिड्यूसेस द अननेसेसरी एक्सपेंसेस है वो कम हो जाएंगे इससे, ये बात भी सही है। ऑल ऑफ सो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा, तो ये नॉट करेक्ट पूछा है आंसर में। तो आउटकम बजट रिफ्लेक्ट द एंडिवियर ऑफ द गवर्नमेंट टू कन्वर्ट आउटले इनटू आउटकम बाय प्लानिंग एक्सपेंडिचर, आउटकम बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरप्लस रिजर्व ऑफ आरबीआई ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, से ट्रांसफर कर दिए गए विल कम अंडर। तो हमने आरबीआई के जो बहुत सारे सरप्लस रिजर्व्स देखे थे, कौन कौन से रिजर्व थे आरबीआई की, कैश एंड गोल्ड वाला रिजर्व है, कैश एंड गोल्ड सबसे बड़ा रिजर्व है, दूसरा कॉन्टीजेंसी फंड है आरबीआई के पास। तो उसमें से हमने देखा था कि बिनमल जलान कमेटी बनाई गई थी, उसने जो फ्रेमवर्क दिया था ट्रांसफर करने का, पैसा कितना ट्रांसफर करती है, इस साल 99,000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट को ट्रांसफर किए गए हैं। तो आरबीआई क्या है, एक होली अवंड पीएसयू है गवर्नमेंट की, इसके पास जो सरप्लस रिजर्व होगा वो आरबीआई की इनकम माना जाएगा और वो इनकम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये जो इनकम ट्रांसफर हो रही है ये किसका रिसिप्ट, कौन से का हिस्से है, गवर्नमेंट का। फिर ये इनकम है, इनकम ट्रांसफर हो रही है यानी कि डिविडेंड की तरफ फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है गवर्नमेंट को। तो डिविडेंड आर पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, रिसिप्ट का हिस्सा है ये हम देखते हैं। तो डिविडेंड है वो रिकरिंग होंगे, हर साल आएंगे, तो रिकरिंग होगा तो कौन सा होगा, रेवेन्यू वाला ही होगा। रेवेन्यू में नॉन टैक्स रिसोर्सेज आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज ए नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट सिंस इट इज कमिंग फ्रॉम पीएसयू, पीएसयू के डिविडेंड से आ रहा है, डिविडेंड, और डिविडेंड्स क्या है, रेकरिंग होते हैं, रेकरिंग होते हैं तो वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट में सिंस ये नॉन टैक्स वाला है तो ये नॉन टैक्स हो जाएगा, ठीक है, टैक्स वाला होता टैक्स वाला में चला जाता। तो आरबीआई ट्रांसफर, तो ये आप पढ़ सकते हो उसको। दैन एक होता है बैलेंस बजट, कौन सा होता है, जहाँ पे एक्सपेंडिचर बराबर रेवेन्यू में, जितना पैसा खर्च, जितना कमाई हो रही है उतना खर्च करते हैं तो वो हो जाएगा बैलेंस बजट। सरप्लस बजट हो जाएगा जहाँ पे एक्सपेंडिचर खर्चा कम कर रहे हो, ज़्यादा देन खर्चा इज लेस देन कमाई, तो कमाई ज़्यादा है जहाँ पे आपके खर्चा इज लेस देन, कमाई ज़्यादा है जहाँ पे कमाई है, दैट इज एक्सपेंडिचर इज लेस देन रेवेन्यू। एंड डेफिसिट बजट है वहाँ पे हो जाएगा जहाँ पे एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू। तो जो बैलेंस बजट होता है वो एडवोकेट किया गया था, एडम स्मिथ ने दिया था, इसमें स्लाइट इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड में थोड़ा सा बहुत इंक्रीज होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो रहेगी इससे, ठीक है, तो इतना ज़्यादा खर्चा है वो लोन वोन बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो कीनियस जो कि मॉडर्न पे, तो मॉडर्न टाइम में क्या है, कर्जा रहता है ये सभी पे। वी आर एक्सपेंडिंग अब इवन इन टाइम ओरिजिन रिगार्डिंग क्रेडिट कार्ड, तो सबके पास कर्जा ही है। सरप्लस बजट है तो वो गुड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन करने के लिए होता है, ठीक है। एंड देन डेफिसिट बजट होता है तो कंट्रोल रिसेशन कंट्रोल करने के लिए डेफिसिट बजट हो, यानी कि जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। नेक्स्ट, तो बजट डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट इज इक्वल टू बजट रिसिप्ट माइनस बजट एक्सपेंडिचर। तो बजट डेफिसिट इज इक्वल टू बजट रिसिप्ट माइनस बजट एक्सपेंडिचर, यानी कि कितना पैसा आ रहा है, या बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट होता है ये। बजट एक्सपेंडिचर खर्चा कितना कर रहे हैं माइनस बजट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू डेफिसिट दिखाना है ना आपको, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू बजट डेफिसिट, यानी कि कितना कम पड़ रहा है, तो कम कितने बढ़ रहा होगा तब पता चलेगा जब आप एक्सपेंडिचर कर चुके होंगे। तो यानी कि जो बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस बजटरी रिसिप्ट इसमें लिया जाएगा बजटरी डेफिसिट में।
तो दिस इज़ फर्स्ट है, तो ये पता होना चाहिए, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, या फिर रिसिप्ट बोलते हैं इसको, इनकम को। और फिजिकल डेफिसिट किसके बराबर होता है? फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, इसमें से माइनस कर दो, एक्सक्लूडिंग डेप्ट क्रिएटिंग एसेट, ठीक है, एक्सक्लूडिंग रीपेमेंट ऑफ डेप्ट, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इसमें देते हैं। तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग के बराबर होता है, बोरोइंग, नेट बोरोइंग। तो बोरोइंग कहाँ से हो सकती है? पब्लिक से हो सकती है, आरबीआई से हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है बोरोइंग। तो इसमें और देखते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला दिया है, आपको पता होना चाहिए। एंड फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग रीपेमेंट ऑफ डेब्ट माइनस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। प्राइमरी डेफिसिट हमने देख लिया है कि फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट फिर क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर प्लस टोटल लोन सर्विसिंग माइनस में रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस एनडीसीआर। एनडीसीआर क्या है यहाँ पे? इट इज़ नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा कर रही है, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। एक कंसेप्ट होता है एक इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का, जो यूज किया जाता है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। तो ये हमने देखा था, ग्रांट फॉर कैपिटल एसेट जो स्टेट्स को ग्रांट दी जाती है वो किस में है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा माना जाती है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा माना जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हम देख लिए हैं। इसे फार्मूला आप द्वारा देख सकते हो, याद कर सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट है फार्मूले। अगला क्वेश्चन है, द ग्रांट इन एड गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट आर क्लासिफाइड अंडर। ये हमने अभी देखा है, किसके अंडर क्लासीफाई होती है? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्लासीफाई होती है। दिस इज करेक्ट, ए फॉर आगरा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर होती है, इवन दो दे आर क्रिएटिंग कैपिटल एसेट बट दे आर क्लासिफाइड अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन अपीयर इन एग्जाम। सो grants in aid by the center to the state will be always be in revenue expenditure of the center. So whether center spend on revenue expenditure it does not matter. तो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट कितना है? फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है 2022-23 के लिए 6.4 है। दैन रेवेन्यू डेफिसिट का है 3.8 है, और इससे नीचे है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का टारगेट है वो 2.8 है। प्राइमरी डेफिसिट का 2.8 है एंड रेवेन्यू डेफिसिट का 3.8 है, और फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है वो 6.4 है, 2022-23 के लिए है। तो ये इसमें इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, बाकी सब क्या है? डिक्रीज हुए हैं, कमी किए हैं गवर्नमेंट ने, क्योंकि कोविड के काम आ रहे थे। टैक्स रेवेन्यू एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये सब क्या है? परसेंटेज ऑफ जीडीपी का हिस्सा है, ठीक है, एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी है ये। दैन टैक्स रेवेन्यू कितना है? लगभग 10.7% है जीडीपी का। नॉन टैक्स रेवेन्यू 1% है। गवर्नमेंट पे जो डेप्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेप्ट कितना है? लगभग 60% ऑफ जीडीपी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स डेप्ट है। इसके अंदर बजट एस्टिमेट में बताया गया है, ठीक है। तो यूनियन बजट प्रेजेंटेड रिसेंटली फॉर द ईयर 2022-23 हैज यूज्ड ए न्यू टर्म इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर यूज किया है इसने, नई टर्म, वो बताना है क्या होता है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू द सेंटर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस ये जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो इसमें माना जाता है कि स्टेट भी तो क्या है, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं एसेट के क्रिएशन के लिए, तो उसमें जोड़ दिया जाता है इसमें नई टर्म में। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो स्टेट वाला है, सेंटर वाला है, उन दोनों का जो टोटल हो रहा है वो उसके बराबर हो जाएगा। तो इट इज इक्वल टू द सेंटर का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है प्लस में गारंट्स गिवन टू द स्टेट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। तो बी बॉम्बे का इसका हिस्सा है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट इज इक्वल टू इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये पहली बार यूज किया गया है, तो आप इसको याद रख सकते हो, याद रखना जरूरी है, मतलब सारा ही याद रखना है वैसे तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द
कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस ग्रांट्स गिवन टू स्टेट फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। ठीक है, जैसे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का हमने कंसेप्ट देखा था, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस गारंट्स गिवन फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस में जो ग्रांट्स दे रहे हैं जिसके लिए कैपिटल एसेट को क्रिएट करने के लिए, उसको इसमें स्टार निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इफेक्टिव जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो लगभग कितना है, 4.1% ऑफ जीडीपी रखा गया है इसको। 4.1% 10 लाख करोड़ के बराबर होगा, ये 4.1% ऑफ जीडीपी के बराबर होगा। जो टोटल पब्लिक कैपिटल गवर्नमेंट का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा टोटल, वो लगभग इंक्रीज हुआ है, कितना हो जाएगा, 7.5 लाख करोड़ रुपए होगा। 7.5 लाख करोड़ रुपए वो टोटल पब्लिक इन्वेस्टमेंट होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन टैक्स रिसिप्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये रिसिप्ट है, यानी कि पैसा आ रहा है, कमाई है, वो बिना टैक्स वाली कमाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बतानी है आपको। ठीक है, तो इश्यू ऑफ पासपोर्ट एंड वीज़ा, इसमें हम क्या टैक्स लगा रहे हैं, क्या नहीं लगा रहे। तो ये जो है कमाई है वो फीस की तरह है, तो फीस से आ रही है, तो ये क्या है, इस किसका हिस्सा है, नॉन टैक्स रिसिप्ट का हिस्सा होगी। दैन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, ये भी क्या है, इसने फी दे रही है, तो क्या है, ये भी इसी की तरह है। थर्ड कहता है रॉयल्टी फ्रॉम ऑन शोर ऑयल फील्ड। ऑन शोर ऑयल फील्ड यानी कि ये जो पास में है, स्टेट के पास वाला होता है ऑन शोर, इस पे जो हमारी शोर लाइन है उस पे जो होता है ऑयल फील्ड, इससे जो रॉयल्टी आती है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है। और ऑफ शोर है, यानी कि यहाँ से, इसके बाद में यहाँ से कुछ किलोमीटर चले जाए तो वो ऑफ शोर वाली का ऑयल फील्ड होगा, उससे जो रॉयल्टी आएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होगी, तो ये इससे नहीं होगी। और ये जो रॉयल्टी है ऑफ शोर फील्ड से आ रही है, ऑयल फील्ड से आ रही है, वो क्या है, नॉन टैक्स रिसिप्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका हिस्सा होगी। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैलकाटा। तो ये आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट बताना है इसमें ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रेवेन्यू रिसिप्ट बताना है, एक्सपेंडिचर नहीं बताना है। ठीक है, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या है इसमें, क्या पूछा गया है वो, तो नॉन टैक्स यानी कि टैक्स नहीं लगा रहे, और रिसिप्ट मतलब क्या है, कमाई है, रेवेन्यू वाली कमाई है, रेकरिंग कमाई होगी। रेवेन्यू यानी रेकरिंग होगा, वो कोई ऐसी कमाई हो। तो पहला देखते हैं स्पेक्ट्रम ऑक्शन। ये हम गवर्नमेंट 5 साल 10 साल के लिए देती है, गवर्नमेंट का एसेट है, वो लीज पे दे रही है, यानी कि तो उससे क्या है, बार बार कमाई हो रही है, रेकरिंग है, तो दिस इज अगेन करेक्ट। तो रेवेन्यू ऑफ आईआरसीटी, सेकंड स्टेटमेंट कहता है रेवेन्यू ऑफ आईआरसीटी का जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट का हिस्सा होगी क्या, नहीं, ये तो पीएसयू है। तो इसका जो कमाई भी होगा, कोई भी रेवेन्यू आएगा वो इसी का होगा। ये डिविडेंड देगी ना, डिविडेंड देगी गवर्नमेंट को, तब उसमें इंक्लूड करेगी गवर्नमेंट, तो ये इसका तो हिस्सा नहीं होगी, ये इसी का पीएसयू का पार्ट होगी। एग्जामिनेशन फी ऑफ यूपीएससी, यानी कि ये बार बार लेती रहती है, ये अगेन रेकरिंग है, तो ये क्या है, इसी का हिस्सा होगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट का हिस्सा है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर पार्ट ऑफ इट। सेकेंड इसलिए नहीं है क्योंकि ये पीएसयू की कमाई है, वो पीएसयू रखेगी, इससे डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, वो हमारा गवर्नमेंट के पास जाता है। डिविडेंड एंड प्रॉफिट आर पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ, तो डिसइन्वेस्टमेंट इज पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। तो स्पेक्ट्रम ऑक्शन इज रेवेन्यू रिसिप्ट है, which is asset of the government of India and not completely sold out but leased out है। ठीक है, रेवेन्यू ऑफ IRCT, रिसिप्ट ऑफ IRCT नॉट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आप सब पढ़ सकते हो, मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि नॉन डेब्ट है, वो कर्जा नहीं होगा, तो कर्जा वाला नहीं होगा। कैपिटल रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैपिटल कौन सा हो सकता है, रिसिप्ट जो एसेट वाला हो, रेकरिंग वाला नहीं है, रेकरिंग वाला रेवेन्यू होता है। ठीक है, अभी इसको देखते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज, इसमें एसेट को बेचा जा सकता है या खरीदा जा सकता है, वही वाला होता है कैपिटल वाले में। तो
तो डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज कर रहे हैं तो वो एक बार ही होगा, तो इससे जो रेवेन्यू आएगा वो कैपिटल अकाउंट में ऐड करते हैं हम, दिस इज करेक्ट। तो दिस इज अगेन नॉन डेब्ट क्रिएटिंग, दिस इज करेक्ट है। रिकवरी ऑफ लोन गए, वो भी क्या है, रिकवरी ऑफ लोन है, वो भी इसी का हिस्सा है। रिकवरी ऑफ लोन आ रहा है तो नॉन डेब्ट है, तो उसमें डेब्ट नहीं दे रहे हैं, कैपिटल रिसिप्ट में ही आएगा ये पार्ट, दिस इज करेक्ट। पब्लिक अकाउंट रिसिप्ट है, दे आर दी लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लायबिलिटी हैं तो वो रिसिप्ट का हिस्सा नहीं होगी। तो पब्लिक अकाउंट रिसिप्ट में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे स्मॉल स्कीम्स हैं, सुकन्या समृद्धि स्कीम्स है, वो सारे उसमें प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जा रहा है वो सारा क्या है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जा रहा है, तो वहाँ से वो क्या है, इसमें हिस्सा नहीं माना जाएगी, वो लायबिलिटी है तो वो एक्सपेंडिचर माना जाएगा। केस मैनेजमेंट बिल, केस मैनेजमेंट बिल इज अगेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो ये इसका तो हिस्सा नहीं होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो अगेन लायबिलिटी है गवर्नमेंट पे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, हमने सही देखा है आंसर। Then there are certain capital receipt of the central government which does not create debt or liability on it. For example, when the government is selling its share in PSUs, its capital receipt, it is capital receipt, but not creating any debt on this government. Rather, it is decreasing the asset. यानी PSU का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उसका एसेट कम हो रहा है। In the same way, recovery of loan is a capital receipt but does not create debt. तो गवर्नमेंट इश्यू दी सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी है तो ये क्या है, डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होगी, डेब्ट क्रिएटिंग हो जाएगा ये। गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू करेगी तो वो क्या है, अगेन गवर्नमेंट का कर्जा बढ़ा देगी, तो ये इसका पार्ट होगी, डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होगी। पब्लिक अकाउंट में जो भी मनी आएगा वो भी क्या है, डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा होगा, डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कि कैश मैनेजमेंट बिल है, ट्रेजरी बिल है, डेटेड सिक्योरिटी है, इनमें से कोई भी दिया हुआ आ सकता है, दे आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट के कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा होगी, डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। और पब्लिक अकाउंट वाला भी है, वो में जो भी पैसा आएगा वो भी डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग आर पार्ट ऑफ कैपिटल साइड का जो बजट है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कैपिटल बजट है, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकता है, यानी कि कमाई और खर्चा दोनों ही कैपिटल वाला हो। कैपिटल में क्या है, फिर एसेट से हम देखते हैं, ठीक है, एसेट से हम देखते हैं, ठीक। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि प्रोसीड रिसीव्ड इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, प्रोसीड रिसिप्ट इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये हमने अभी देखा है कि दे आर पार्ट ऑफ डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है, डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है, तो ये कैपिटल अकाउंट का हिस्सा होगी, ठीक है। पीएसयू परचेजिंग कैपिटल इक्विपमेंट, अरे पीएसयू मान लेते हैं कोई मशीन खरीद लेगी या चेयर भी खरीद ले, तो वो इसमें थोड़ी होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थोड़ी ऐड करेंगे, तो ये तो नहीं होगा। थर्ड है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक क्या है, पीएसयू है। तो गवर्नमेंट का क्या है, पीएसयू क्या है, गवर्नमेंट के लिए एक एसेट बना रही है, तो एसेट पे क्या है, गवर्नमेंट खर्च कर रही है, तो ये क्या है, अगेन एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि 100% सब्सिडरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इज अगेन ए पार्ट ऑफ कैपिटल बजट। तो आंसर हो जाएगा 1 and 3 सी फॉर कलकत्ता। तो मनी रिसीव्ड इन पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्रिएट ए लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट, हेंस इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है ये। देन इंडिया पोस्ट बैंक इज ए पीएसयू है, पीएसयू क्या हो जाएगी, एसेट है, तो इट इज ए कैपिटल बजट और एक्सपेंडिचर का हिस्सा होगी, तो ये एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पीएसयू परचेजिंग कैपिटल इक्विपमेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड इन कैपिटल बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, के कैपिटल बजट में इंक्लूड किया जाता है। तो कैपिटल बजट में बताना है, कैपिटल में क्या है, अगेन इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकता है। तो इसमें हम एसेट से देखेंगे इसको, ठीक है, एसेट कम या ज़्यादा हो रहे हैं नहीं। तो एक्सपेंडिचर ऑन एक्वाइजेशन ऑफ एसेट लाइक रोड बिल्डिंग, ये जो है ये सब इसका कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा, ठीक है।
सेकेंड इज लोन रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, लोन रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लिया है तो वो भी क्या है, कैपिटल अकाउंट का है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी है वो तो डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल एसेट का पार्ट है ये हमारा, दिस इज आल्सो करेक्ट। तो लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, उनको लोन दे रहे हैं तो वो भी क्या है, ये डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, तो दिस इज आल्सो करेक्ट। तो आंसर इज डी फॉर दिल्ली इसका। Those receipt or expenditure of the government which changes the liability of the asset, changes the liability or the asset of government come under the capital budget के अंदर आएंगे। Expenditure on acquisition of asset like road, building come under the capital expenditure। तो loan received increases the liability of the government and the loans given by the government increases the asset of the government, hence it is a part of the capital budget। ठीक है, तो लोन रिसीव किए गए हैं वो तो लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल एसेट हो जाएगा, रिसिप्ट हो जाएगा, और जो लोन गिवन है तो वो एसेट हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो ये अभी हम देखते हैं इसमें, तो ये क्या है, 80 से शुरू हो रहा है, ये 0 से नहीं है, ये 80 से है और ये 89 के करीब है, तो ये इसमें थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा नहीं है, ये ग्राफ में ज़्यादा लग रहा है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर है, ये यहाँ से थोड़ा इंक्रीज हुआ फिर कम हुआ, तो ये 2020-21 है, फिर इसमें 5 साल में देखें तो इसमें कोई ट्रेंड नहीं आ रहा है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि 5 साल में इंक्रीज हुआ है, 5 साल में कंटिन्यूसली डिक्रीज हुआ है, वैसा कोई ट्रेंड नहीं है। और इसमें भी ये क्या है, नीचे वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम इसी पिछले 2 साल में देखें, 2020-21 बाद के बाद में बढ़ रहा है, 2020-21 के बारे में देखें बाद में देखें तो ये डिक्रीज भी हो रहा है और ये बढ़ भी रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे हमारा क्या है, इन जनरल इससे थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया है, 86 के करीब हो गया है, ये 80 के करीब हो गया है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ से हमारा ज़्यादा बन गया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर पार्ट ऑफ कैपिटल बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगेन कैपिटल में क्या है, कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, एसेट और लायबिलिटी। ठीक है, एसेट और लायबिलिटी से इसको देखोगे आप, तो इसमें देखते हैं। ठीक है, इशुएंस ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो गवर्नमेंट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू करती है, ये हम पढ़ चुके हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर क्या है, गवर्नमेंट क्या है, पेपर इशू करेगी, पेपर इशू करेगी और लोग अपना गोल्ड है वहाँ पे जमा कराएंगे, तो पेपर इशू करेगी, तो ये अगेन लायबिलिटी होगी गवर्नमेंट की, लायबिलिटी होगी तो ये कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होगी, दिस इज करेक्ट है। रिसिप्ट फ्रॉम गोल्ड मोनेटाइजेशन, गोल्ड के मोनेटाइजेशन से जो भी रिसिप्ट आता है वो भी क्या है, कैपिटल बजट का हिस्सा है, दिस इज सी फॉर कैलकाटा इसका आंसर है। In case of sovereign gold bond, the government issue or creates a gold bond. In return, it gets the money from the public. This money is a part of capital receipt. तो principal amount will be coming under capital receipt में expenditure में आएगी, और interest payment, इस पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा जो कि रेकरिंग होगा इंटरेस्ट, तो ये किसके अंडर पार्ट में आ जाएगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगी। तो प्रिंसिपल अमाउंट विल बी अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर, वेरेज जो इंटरेस्ट पेमेंट है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगी। ठीक, नीचे वाला है जो गोल्ड मोनेटाइजेशन वाला है, तो फिजिकल गोल्ड विच कंट्री रिसीव फ्रॉम द पब्लिक इन केस ऑफ गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम बिकम ए लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है, गोल्ड मोनेटाइजेशन में गोल्ड को जमा करा दिया जाता है इनका, तो उसमें क्या है वो लायबिलिटी बन जाती है गवर्नमेंट की इंडिया। गवर्नमेंट अगेन पेपर इशू करेगी तो वो लायबिलिटी हो जाएगी, विल हैव टू पे इन द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या हो सकता है, रेवेन्यू रिसिप्ट बताया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बताया है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, रेकरिंग होगा, पहली बात तो है रेकरिंग होगा। ठीक है, तो आरबीआई पेइंग डिविडेंड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो डिवाइडेंड है तो वो क्या है, रेवेन्यू का पार्ट है, डिसइन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल का पार्ट है। तो आरबीआई पेइंग डिविडेंड टू इंडिया, तो हर साल पे करती है, तो दिस इज ए रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, तो सेकंड स्टेटमेंट कहता है पीएसयू पेइंग डिविडेंड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आरबीआई क्या है, पीएसयू है गवर्नमेंट की 100% अवाउंट, तो दिस इज आल्सो करेक्ट। तो दोनों एक ही बात हो जाएगी, पीएसयू की अर्निंग है वो पीएसयू खुद रखता है, जो डिविडेंड पे करेगा वो हम उसका रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट मानते हैं, तो थर्ड इसका हिस्सा नहीं होगा।
प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ ए गवर्नमेंट लैंड, गवर्नमेंट की लैंड बेची है तो उसका क्या है, एसेट कम हुआ है, उससे क्या है, एसेट कम हुआ है, तो वो किसका हिस्सा हो जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होगी वो, कैपिटल रिसिप्ट का। तो ये भी आंसर नहीं होगा, फर्स्ट एंड सेकंड आर ओनली करेक्ट, बी फॉर बॉम्बे। तो डिविडेंड पेड बाय पीएसयू इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई इज आल्सो ए होली ओन्ड बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पीएसयू बिजनेस अर्निंग्स आर नॉट ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसिप्ट, रेदर इट बिलोंग टू द पीएसयू। सेल ऑफ द गवर्नमेंट लैंड विल बी कैपिटल रिसिप्ट, विल बी कैपिटल रिसिप्ट होगा बिकॉज इट इज गवर्नमेंट का एसेट है, वो कम हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बजट 2020, बजट 2022-23 के रिगार्डिंग है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बजटेड एक्सपेंडिचर, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर है वो 15% ऑफ जीडीपी का है लगभग। हाँ ये किधर गया, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजटेड एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर है वो 15% ऑफ जीडीपी है, दिस इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लगभग बराबर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज आल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट कहता है स्टेट हैव बीन अलाउड ए फिस्कल डेफिसिट ऑफ 4% का अलाउ किया गया है स्टेट्स को ऑफ देयर ग्रोस स्टेट जीडीपी इंक्लूडिंग 5% इज ए कंडीशनल है, वो पावर सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड है। पावर सेक्टर रिफॉर्म करोगे तो उसमें 0% इसमें दिया जाएगा, वो ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, दिस इज आल्सो करेक्ट। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है, ये फैक्चुअल बात है, पता होनी चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजटेड एक्सपेंडिचर है वो लगभग है 40 लाख करोड़ के, 39 लाख करोड़ है, तो यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आप 40 लाख करोड़ के करीब है। और प्रोजेक्टेड जीडीपी है वो लगभग 260 लाख करोड़ रुपए के है, 258 लाख करोड़ रुपीज़ की जो टोटल हमारी जो जीडीपी है 2022-23 के लिए वो है। तो इसके कारण ये 15% ऑफ जीडीपी आ जाएगा बजटरी एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो लगभग 32 करोड़ का है, 32 लाख करोड़ का है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 7.5 लाख करोड़ है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू लगभग ऑलमोस्ट वो 32 लाख का है, ये 39 लाख का है, तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क ही है, 7 लाख करोड़ का तो फ़र्क है। तो इट इज़ ऑन द लाइन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे लाइन पे है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फिस्कल डेफिसिट का जो ट्रेंड है। तो ये सबसे ऊपर फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट इस साल का कितना था, 6.4% था। एस्टिमेट है 2023 वाले का है, 2022-23 का बजटरी एस्टिमेट है, उसमें कितना है 6.4% है। एंड रेवेन्यू डेफिसिट है, ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना होगा, लगभग 2.6% इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है। एंड दैन फिस्कल डेफिसिट ये हो गया रेवेन्यू डेफिसिट है वो 3.8% के करीब है। एंड प्राइमरी डेफिसिट कितना था, 2.8% था। तो प्राइमरी डेफिसिट कितना था, 2.8% था, इसमें एक बढ़ा दिया तो रेवेन्यू डेफिसिट आ गया 3.8, और ये 6.8 क्या है, 6.4 क्या है, ये हमारा फिस्कल डेफिसिट है 2022-23 के लिए, 22 बजट एस्टीमेट ऑफ 2022-23, ये हम पहले देख चुके हैं, दोबारा देख रहे हैं। तो इनमें हम कोई ट्रेंड नहीं देख रहे हैं कि 5 साल में इंक्रीज होगा, 5 साल में डिक्रीज होगा, इन सभी में क्या है, कोई भी ट्रेंड नहीं है ऐसा, ठीक है। तो इसमें 5 साल में इंक्रीज डिक्रीज वाला कोई ट्रेंड नहीं है, तो ये याद रख सकते हो आप, एक जगह कहीं पे नोट कर लोगे, देयर इज नॉट ट्रेंड इन फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो सबसे ज़्यादा जो सोर्स ऑफ बोरोइंग है गवर्नमेंट का वो मार्केट बोरोइंग है, मार्केट से बोरो कर रही है, दैट इज डेटेड सिक्योरिटी, और टी बिल पे जो बोरो कर रही है दैट इज मोर देन सिक्योरिटी अगेंस्ट नेशनल सेविंग्स स्मॉल फंड से जो पैसा ले रही है वो से सबसे ज़्यादा सोर्स है गवर्नमेंट का जो बोरिंग है वो मार्केट बोरोइंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फाइनेंसिंग दी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है जो अनाउंस की गई थी पिछले साल, विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से किससे अनाउंस की जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट कहता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी नाबफिड, ये हम देख चुके हैं, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, यानी कि ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक बैंक बनाया गया है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन देगा ये, तो ये इससे फाइनेंस करेगा ये, ठीक है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को, दिस इज करेक्ट। तो गवर्नमेंट ने इसको फाइनेंस करने के लिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन भी बनाई है, ये भी बात भी सही है। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर हम कितना मोनेटाइजेशन करेंगे, जो कोर एसेट है, कोर एसेट का ही मोनेटाइजेशन किया जाएगा इसके अंदर, गवर्नमेंट के जो कोर एसेट हैं उनका किया जाएगा, नॉन कोर एसेट हैं उनका नहीं किया जाएगा।
तो इसमें 6 लाख करोड़ रुपए का लगभग 6 लाख करोड़ 6 लाख करोड़ रुपए का गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू लेने की बात कर रही है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से। और इसमें जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पे हम कितना खर्च कर रहे हैं, 111 लाख करोड़ रुपए इस पे खर्च किया जाएगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पे। तो थर्ड कह रहा है नजिंग द स्टेट टू स्पेंड मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यानी कि इसका जो टारगेट पूरा करने के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वाला है तो वो उसमें स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा नज करेगी ये, यानी कि इसको थोड़ा बोलेगी कर यानी कि फोर्स कराएगी थोड़ा सा। तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें जो तीनों से इसको फाइनेंस कराया जाएगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ शेयर है, फिर स्टेट गवर्नमेंट का है, फिर इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी शेयर है। सबसे ज़्यादा किसका शेयर है, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है, वो हमें भाई देखते हैं। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, उसके अंदर हम 111 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे अगले 5 साल में, ताकि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट पूरा कर सकें। इसके अंदर कितने प्रोजेक्ट हैं, 9000 प्रोजेक्ट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर बनाए जा रहे हैं। हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है वो एनर्जी में होगा, एनर्जी सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 24% के करीब, दूसरा रोड में है एनर्जी, दूसरा रोड में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा रोड में है, तीसरा अर्बन डेवलपमेंट में है, चौथा रेलवेज में है। तो इसमें 34 सब सेक्टर्स के अंदर इसको इन्वेस्टमेंट कराया जा रहा है। फंडिंग के बारे में बात करोगे तो सेंटर कितना दे रहे हैं, 39% सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, 40% जो इसका फंडिंग आएगी वो स्टेट से आएगी और 21% ओनली प्राइवेट सेक्टर। तो सबसे ज़्यादा स्टेट फंडिंग करेंगे, फिर सेंटर करेगा, फिर प्राइवेट सेक्टर फंड करेगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है, इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। यहाँ पे है ट्रांसफ़र किया जाएगा कोर एसेट को, लीज पे दिया जाएगा, बचा नहीं जाएगा, उसको लीज पे दिया जाएगा। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट जैसे कि रोड है, पोर्ट है, एयरपोर्ट है, टेलीकॉम है, रेलवे है, वेयर हाउसिंग है, एनर्जी पाइपलाइन है, पावर जनरेशन है, पावर ट्रांसमिशन है, हॉस्पिटलिटी है, स्पोर्ट्स स्टेडियम है गवर्नमेंट के, उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें नॉन कोर एसेट का मोनेटाइजेशन नहीं किया जाएगा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर, इसके ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है। एसेट विच आर सेंट्रल टू द बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर कैटेगराइज्ड एज ए कोर एसेट माना गया है इस पर्पज के लिए, ठीक है। देन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन इन आवर इकोनॉमी डिपेंड अपॉन द विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो ये आप अटेम्प्ट कीजिए। टैक्स रेवेन्यू है तो वो इनमें से कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा, प्रोडक्शन ऑफ रियल आउटपुट, यानी कि जीडीपी बढ़ा रहे हो, जीडीपी बढ़ेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो वैसे भी क्या है लोगों का टैक्स बढ़ेगा। तो जीडीपी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या है ग्रॉस वैल्यू, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीएसटी बढ़ेगा। जीएसटी क्या है, वैल्यू एडिड टैक्स पे, वैल्यू एडिशन टैक्स है तो वैल्यू एडिशन टैक्स बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या है ये भी बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन ऑफ जीडीपी हो सकता है। इन्फ्लेशन क्या है, प्राइस बढ़ेगा तो गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो ज़्यादा टैक्स आएगा गवर्नमेंट के पास, तो इन्फ्लेशन से भी क्या है टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा। सी फॉर कलकत्ता आंसर है इसका। तो मोस्ट ऑफ द टैक्स इन आवर कंट्री आर वैल्यू एडिड एड वॉलोरम है, they are imposed on the quantity, that is quantity into the price. So tax revenue collection depend upon the quantity of production and the price, so we can say inflation or both, ठीक। तो ये जो है नेक्स्ट ग्राफ दिखाया गया है वो ट्रेंड्स इन जनरल गवर्नमेंट जैप्ट है। जनरल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही जनरल गवर्नमेंट में आती है, दोनों का कॉम्बिनेशन को जनरल गवर्नमेंट बोला जाता है, और उनका डेफिसिट बताया गया है। तो जनरल गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है वो 89.3% है, पूरी गवर्नमेंट का मिला के है वो 89.3% ऑफ जीडीपी इज क्या है, वो है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, ठीक है। तो ये लायबिलिटी यानी कि ये डेब्ट है, डेब्ट इतना कर्जा है, लगभग 90% के करीब हमारे पे कर्जा है। दोनों स्टेट और सेंटर का जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है वो कितना है, 10% के करीब है, 10%, और 5.6% क्या है, ग्रॉस रेवेन्यू डेफिसिट है, ठीक है। तो 5 से 6% के बीच में तो रेवेन्यू डेफिसिट है, 10% के करीब क्या है, उसका डबल के करीब है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है, और टोटल जो डेब्ट है वो लगभग 90% के करीब है। तो ये देखो कि आगे वाले ग्राफ में बताया गया है, क्या बताया गया है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इंडिकेटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का बताया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है वो कितना है, लगभग 3.7% है। इनमें भी कोई क्या है ट्रेंड नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, ठीक है, ट्रेंड नहीं आ रहा है इसमें। तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में है, जिस रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, लगभग
रेवेन्यू डेफिसिट यहाँ से 3.7% है, और ये भी कितना है, इतना ही है, ठीक है। तो ये भी कम हो रहा है 2.6 से। ये ग्रॉस रेवेन्यू डेफिसिट में कोई भी ऐसा कोई वो नहीं है कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली। तो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट का जो डेब्ट टू जीडीपी लास्ट 5 साल में देखोगे, यहाँ से देखो 2016-17 से देखो, 2016-17 में 25.1% है, फिर 2017-18 में 1% है, 25.1% ये, फिर उसके बाद में ये कंटिन्यूसली क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पिछले 4-5 साल में जो है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है स्टेट गवर्नमेंट्स का, वो इंक्रीज हो रहा है सारी स्टेट्स का। ये कितने के करीब है, लगभग 31.2% है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेब्ट है हमने देखा है 60% है, इसका जो स्टेट गवर्नमेंट का डेब्ट है वो कितना है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो 30% के करीब है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 90%। तो सेंट्रल वाला डबल है, स्टेट्स का लगभग अप्रोक्सीमेटली याद रख सकते हैं। टैक्स बायोंसी इन द इकोनॉमी इज, तो टैक्स बायोंसी क्या होता है, टैक्स बायोंसी एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। यानी कि परसेंटेज कितना चेंज कर दूं मैं टैक्स रेवेन्यू में चेंज होगा यदि परसेंट विद कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। ये क्या है, टैक्स बायोंसी है। इस फार्मूले को आप अलग से नोट कर लो, बाकी सब फार्मूले एक जगह से, कोई लगभग 20-30 फार्मूले होंगे सारे जो हम तक पढ़ चुके हैं। तो रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज, टैक्स बायोंसी इज रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द टैक्स रेवेन्यू टू द परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। बाकी रेशियो ऑफ चेंज ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू चेंज इन जीडीपी, यहाँ पे इसमें परसेंटेज होता तो सही होता, तो ये परसेंटेज नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट कहता है इट इज परसेंटेज इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू एज मेजर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर, ऐसा भी नहीं है। फोर्थ है इंक्रीमेंटल टैक्स इन टैक्स रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द जीडीपी बाय 1%, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो टैक्स बायोंसी इज परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। ए फॉर आगरा इसका आंसर है। नेक्स्ट, परसेंटेज टैक्स बायोंसी इज परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी, इट इज टैक्स बायोंसी। तो इफ जनरली टैक्स बायोंसी मोर देन 1 होगी तो वो क्या होगी, ग्रेट गुड होगी इकोनॉमी के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग मे लीड टू इंक्रीज इन द टैक्स बायोंसी। टैक्स बायोंसी हमने क्या देखा, टैक्स बायोंसी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि मे लीड बोला है तो इंक्रीज इन जीडीपी, इंक्रीज इन जीडीपी, आप जीडीपी इंक्रीज करोगे तो परसेंटेज इंक्रीज इन जीडीपी, परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है वो परसेंटेज टैक्स रेवेन्यू से ज़्यादा होगा। क्या, टैक्स रेवेन्यू इज ऑलवेज, ये हो सकता है कि परसेंटेज टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा इंक्रीज हो इन कंपेयर टू जीडीपी इंक्रीज हो, तब हो सकता है जब जीडीपी इंक्रीज होगी तो टैक्स रेवेन्यू भी क्या है, जीडीपी इंक्रीज होगा तो टैक्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हो सकता है कि जो टैक्स में जो बढ़ोतरी है वो जीडीपी में जितनी बढ़ोतरी हो रही है परसेंटेज में उससे ज़्यादा आए, हो सकता है हाइपोथेटिकली इट इज़ पॉसिबल कि इंक्रीज इन जीडीपी कैन लीड टू टैक्स बायोंसी। सेकंड कहता है इंप्रूवमेंट इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव करोगे तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, तो ये अगेन टैक्स बायोंसी बढ़ेगी, दिस इज करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होगा तो क्या होगा, ज़्यादा टैक्स होगा, तो फॉर्मल हो जाएगी सारी, तो उसमें क्या है ज़्यादा टैक्स मिलेगा, तो ये भी अगेन करेक्ट है। बीइंग एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स में ले आओगे तो परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू है वो क्या है, अगेन इंक्रीज होगा विद कंपेयर टू जीडीपी, तो ये भी क्या है टैक्स इंक्रीज होगा इससे। तो ऑल ऑफ देम आर अ पार्ट ऑफ कैन मे इंक्रीज दी टैक्स बायोंसी। तो टैक्स बायोंसी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू अपन में दिस आप पढ़ सकते हो, उसमें समझा दिया मैंने। अब आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसिप्ट गोज टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो पब्लिक अकाउंट है वो 266 के अंदर आते हैं या फिर 267 के अंदर आते हैं, आप देख लीजिएगा। देन पब्लिक अकाउंट में जो नेशनल स्मॉल सेविंग्स हैं वो सारी पब्लिक अकाउंट में जाती है, ठीक है। ये हमने क्या देखा था, ये कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा है, रिसिप्ट का हिस्सा है दान डेब्ट क्रिएटिंग, तो दिस आर डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। तो डेटेड सिक्योरिटी है
वो क्या है, एक लोन है, तो वो क्या है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाएगा क्या, नहीं जाता, ये नहीं जाता है। डेटेड सिक्योरिटी आर नॉट पार्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट। ये डेटेड सिक्योरिटी होती हैं या फिर ट्रेजरी बिल है या फिर कोई भी गवर्नमेंट का बॉन्ड है, सिक्योरिटी है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। ये दे आर नॉट गोइंग इनटू दिस पब्लिक अकाउंट में नहीं जाते हैं। किसान विकास पत्रा है, नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम है, वो पब्लिक अकाउंट में जाती है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, वो भी पब्लिक अकाउंट में जाता है। अगेन नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, वो भी क्या है, स्मॉल सेविंग स्कीम है, वो भी पब्लिक अकाउंट में जाती है। तो इसमें नेशनल स्मॉल सेविंग फंड बनाया गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको मैनेज करती है। तो इसके अंदर ये सारे प्रोसीड्स जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4, तो पब्लिक अकाउंट में जाएंगे ये, ठीक है। तो रिसिप्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट मेनली फ्लो फ्रॉम द सेल ऑफ सेविंग सर्टिफिकेट, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द जनरल प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सिक्योरिटी डिपॉजिट, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट इज ए काइंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। किसान विकास पत्रा है, दैन सुकन्या समृद्धि स्कीम है। सुकन्या समृद्धि के अंदर क्या है, जो एक बच्ची है जो 1 से 10 साल की है, 1 से 10 साल के बीच की है, तो उसका एक अकाउंट खोला जा सकता है, और उसमें आपको पैसे जमा कराएंगे, तो उसमें विड्रॉ किया जाता है जब वो या तो शादी के टाइम पे कुछ निकाले जाते हैं या फिर वो उसको पढ़ाई के लिए जो हायर एजुकेशन के लिए पैसे निकाला जाता है। इसमें मिनिमम अमाउंट है वो 150 रुपीज़ है जो बैंक अकाउंट खोला जाता है। किसके नाम से खोला जाएगा, 1 से 10 साल की लड़की के नाम पे इसको खोला जाता है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक हिस्सा है, ठीक है। तो ऑल द गवर्नमेंट बोरिंग थ्रू ट्रेजरी बिल एंड डेटेड सिक्योरिटी गोज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेरियस स्मॉल सेविंग स्कीम्स है गवर्नमेंट की ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो द मनी कलेक्टेड गोज टू द नेशनल स्मॉल सेविंग फंड जाता है जो कि अंडर है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर है। यस, दिस इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है द इंटरेस्ट रेट ऑन दीज स्कीम्स हैव बीन लिंक्ड विद द गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ सिमिलर मैच्योरिटी। तो ये भी बात सही है, इसको लिंक कर दिया गया है। इस पर एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था श्यामला कमेटी। कौन सी थी कमेटी थी, एक कमेटी बनाई गई थी जिसने ये बोला था, प्रपोज किया था कि नेशनल स्मॉल सेविंग में जो आप अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हो वो इस पर आपको कितना मिलेगा, जो रिसिप्ट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उसको। श्यामलाल गोपीनाथ कमेटी के रिकमेंडेशन था, ये किसका था, श्यामलाल गोपीनाथ कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको लिंक कर दिया गया था गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ में जो इसका इंटरेस्ट रेट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि एनएसएस से जो फंड आता है, नेशनल स्मॉल सेविंग से जो स्कीम्स है फंड से जो इसमें जो फंड में इकट्ठा हो गई, इट इज़ यूज टू लैंड द मनी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर एजेंसीज, जो PSUs है उनको लोन दिया जाता है। दिस इज आल्सो करेक्ट है, उसको ऑफ बजट फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। तो इसका डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है। तो स्मॉल सेविंग फंड से हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो हाउस होल्ड्स होते हैं वो स्मॉल सेविंग स्कीम्स में अपना पैसा जमा कराते हैं। कितनी है स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, वो 12 है, ठीक है। तो उसमें पोस्टल डिपॉजिट भी हो सकते हैं, सेविंग स्कीम्स भी है जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, किसान विकास पत्रा है, दैन सोशल सिक्योरिटी स्कीम है लाइक पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, दैन इसमें ये स्कीम है सुकन्या समृद्धि स्कीम है। ये क्या है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, उन पर इंटरेस्ट रेट मार्केट रेट से ज़्यादा दिया जाता है, हम पढ़ चुके हैं। ये 12 है, इसलिए लोग इसमें जमा कराना पसंद करते हैं। तो जो ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के द्वारा जैसे कि जो पोस्ट ऑफिस है उनसे से भी इसको दिया जाता है। इस पर इंटरेस्ट रेट होता है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है, क्वार्टरली बेसिस पे फिक्स करती है। जो नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं इन पे जो फिक्स क्वार्टरली बेसिस पे गवर्नमेंट इन पे इंटरेस्ट रेट फिक्स करती है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द यील्ड ऑफ द गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, उनकी यील्ड पे डिपेंड करता है। इससे जो फंड आता है इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स इसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है। तो यहाँ से जो पैसा डिपॉजिट करते हैं उसका काम क्या करेगी, इसमें पब्लिक अकाउंट में जाएगा। पब्लिक अकाउंट से यहाँ है क्या है, आधा तो ये गवर्नमेंट को लोन देती है। तो सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग इज दिस लोन्स। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है, वहाँ से गवर्नमेंट सिक्योरिटी से लोन जाता है गवर्नमेंट को। दैन ये लोन देती है PSUs को भी लोन देती है, जैसे कि FCI है तो पेमेंट ऑफ सब्सिडी के लिए दिया जाता है, उसको ऑफ बजट फाइनेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। तो नेशनल पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम है, द नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है, नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट है, नेशनल सेविंग मंथली इनकम अकाउंट है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है,
देन पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7 अकाउंट है, किसान विकास पत्र है, सुकन्या समृद्धि योजना है। ये सारी क्या है, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड की स्कीम्स हैं। ये सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए, याद कर लो, 1-2 बार मतलब रिवाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगी, पूछा जाता है इस पे क्वेश्चन। तो फिस्कल डेफिसिट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू, तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग के बराबर होता है, ये तो हमें पता है, तो इट इज़ 4th करेक्ट है, ठीक है। तो फिस्कल टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, ये किसके बराबर होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, ये तो बजटरी एक्सपेंडिचर के बराबर, बजटरी डेफिसिट के बराबर होता है। तो ये तो फर्स्ट तो नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा, फोर्थ होगा, तो फर्स्ट नहीं होगा तो आल ऑफ ये घट गया, फोर्थ होगा तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, C4 कैलकाटा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि ये बजट डेफिसिट के बराबर होगा, फोर्थ हमें पता है तो इसका ये ऐसे तो इजी हो गया, परंतु ये वैसे अच्छा क्वेश्चन है तो इसके बारे में ये भी पता कर लोगे तो ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट की जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो क्या होती है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग, बोरोइंग को छोड़ के जो निकालते हैं वो फिस्कल डेफिसिट के बराबर आता है। इट इज़ आल्सो इक्वल्स टू द रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, ये फिस्कल डेफिसिट के बराबर होता है। तो ये याद रख सकते हो आप, फिस्कल डेफिसिट की सारी डेफिनेशन इसमें आगे देखते हैं, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग, बोरोइंग वाले छोड़ के हटा के, यानी कि ये बराबर बोरोइंग के होता है। मान लेते हैं गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 17 लाख करोड़ रुपए है और जो टोटल रिसिप्ट है कितना है, वो 13 लाख करोड़ रुपए हैं। तो गवर्नमेंट को बोरो कितना करना पड़ेगा, 4 लाख करोड़ जब बोरो करेगी तो गवर्नमेंट का जो, मान लेते हैं गवर्नमेंट की इतनी क्या है, ये है कमाई गवर्नमेंट की 13 लाख करोड़, खर्चा कितना है 17 लाख करोड़ है खर्चा। तो इसमें से क्या है, खर्चा को बराबर करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, लोन चाहिए, यानी कि लोन चाहिएगा तो क्या होगी, बोरोइंग करनी पड़ेगी, तो बोरो करना पड़ेगा, तो कितना करना पड़ेगा 4 लाख करोड़ का। तो 4 लाख करोड़ यहाँ पे क्या है, जो टोटल अमाउंट बोरो की गई है वो क्या है, फिस्कल डेफिसिट है 4 लाख करोड़ हमारा, ठीक। तो ये टोटल बोरोइंग के बराबर होता है फिस्कल डेफिसिट। तो इसमें हम क्या कहें, डोमेस्टिक मार्केट से बोरो कर रहे हैं प्लस RBI से बोरो कर रहे हैं प्लस बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, सारी जो टोटल बोरोइंग है वो इसी का हिस्सा हो जाएगी, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो दैन फिस्कल टोटल एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट प्लस बोरोइंग। टोटल एक्सपेंडिचर किसके बराबर होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर के बराबर होगा, माइनस में क्या करेंगे, टोटल रिसिप्ट किसके बराबर हो जाए, रिसिप्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब इसमें से क्या है, माइनस माइनस है तो इसको माइनस में इसके पास ले आओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट ये बन जाएगा, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर में से कैपिटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग वाला घटा दोगे तो इसको इधर करो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग बच जाएगा। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, ये रेवेन्यू डेफिसिट के बराबर होता है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ये फॉर्मूला इसका बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट था वो इसी के बराबर था, थर्ड स्टेटमेंट था वो इसी के बराबर था, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो ये आपको फॉर्मूला पता है तो इससे आप अराइव कर सकते हो इस पे। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फिस्कल डेफिसिट हमने अभी देखा है किसके बराबर होता है, नेट बोरोइंग, बोरोइंग के बराबर होता है। बोरोइंग क्या होती है, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट होती है, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा B फॉर बॉम्बे। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू नॉन डेप्ट, A फॉर आगरा है इसका आंसर। डेप्ट क्रिएटिंग, तो बोरोइंग क्या है, बोरोइंग हमारे पे क्या है, डेप्ट क्रिएट कर रही है ना, बोरोइंग से क्या है हमारे पे लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी, डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी। बोरो करेंगे तो वो डेप्ट ही होगा ना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा A फॉर आगरा, इसको सोचना पड़ेगा, डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू द टोटल बोरोइंग, बोरोइंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट which creates the debt, so fiscal deficit is equal to debt creating capital receipt। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हुए थे। अभी टाइम क्या हो गया इसका, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस किया था इसमें 4 बजट में, तो बजट के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। तो बजट का जो टोटल पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमने देखा था 7.5 लाख करोड़ है, पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो 4 प्रायोरिटीज़ थी गवर्नमेंट की, PM शक्ति, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट,
एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट, दीज आर द 4 प्रायोरिटीज़। इसके अंदर पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान बनाया जाएगा जहाँ पे 7 फैक्टर पर ध्यान रखा जाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर 25,000 किलोमीटर की रोड बनाई जाएगी इस साल 2022-23 के अंदर। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे 4 लोकेशन पे। रेलवे है वो 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट का बनाएगी, लॉन्च करेगी 1 स्टेशन पे 1 प्रोडक्ट को। दैन रोपवेज प्रोग्राम है, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा पीपीपी में। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट फॉर 8 रोपवे प्रोजेक्ट फॉर 60 किलोमीटर ऑफ लेंथ को आइडेंटिफाई किया गया है। 8 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए गए नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। दैन एग्रीकल्चर के लिए किसान ड्रोन्स बनाए जाएंगे। दैन कैन वेबल इंटरलिंकिंग को पूरा किया जाएगा। दैन इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स है वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए लाई गई है। रैम्प प्रोग्राम है, रैम्प प्रोग्राम वो किसके लिए है? रैम्प प्रोग्राम है वो है एमएसएमई के लिए है। उसके अंदर वो रैम्प करेंगे, उसको पैसा है 6,000 करोड़ रुपए रैम्प प्रोग्राम के लिए रखा गया है। नेशनल टेली हेल्थ मेडिसिन बनाया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, जो बॉर्डर पे विलेजेस हैं उनको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किसके लिए है? ये बॉर्डर विलेजेस के लिए है। बॉर्डर विलेजेस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, वहाँ पे स्किल बढ़ाई जाएगी उन लोगों को। स्पार्स पॉपुलेशन है तो कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद में गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो बजट में 280 गीगावाट ऑफ सोलर पावर प्लांट का टारगेट रखा गया है। दैन बाय 2030 तक, हम 2030 तक इसको पूरा कर लेंगे। पंचअमृत में अलग प्लान है, इसमें अलग प्लान है, 450 गीगावाट का रखा गया पंचअमृत में। दैन इक्वलिटी इन कंट्रीब्यूशन इज देयर। तो सबसे ज़्यादा जो है पैसा हुआ है वो सबसे ज़्यादा बजट के अंदर वो पीएम किसान के लिए दिया गया है। पीएम किसान के लिए सबसे ज़्यादा स्कीम जो आउटले होगी वो 68,000 करोड़ रुपए अलोकेट किया गया है पीएम किसान के लिए। सबसे ज़्यादा जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को है, वो सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है। दैन पीएम ई विद्या के अंदर 1 नेशन 1 टीवी बनाया जाएगा। एंड एक देश टेक ई पोर्टल लॉन्च किया गया है। देश टेक ई पोर्टल लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। उसके अंदर क्या है, वो लोग डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड को बढ़ावा देंगे। एंड इसमें ड्रोन एज ए ड्रोन शक्ति को प्रमोट किया जाएगा। एक पीएम डिवाइन स्कीम है वो नॉर्थ ईस्ट के लिए है। पीएम डिवाइन है वो किसके लिए है? नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए है। पीपीपी का यूज़ करेंगे वो लोग। और मिजोरम में क्या है, यहाँ पे वो रोप वे डेवलप करेंगे। यहाँ पे रोप वे बैम्बू के क्या हैं, बैम्बू ब्रिज बनाए जाएंगे जहाँ से वो लोग क्या है बैम्बू को वहाँ से उठा सकें, तो बैम्बू का फॉरेस्ट से एक्सपोर्ट करवा सकें। दैन ये सारे प्रोग्राम थे पीएम डिवाइन, इसके लिए हो जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट है वो इम्प्लीमेंट कर रही है पीएम डिवाइन को। धन्यवाद। ये हमारा बजट का पार्ट हुआ।